हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 5 का हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पिछले चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कुछ क्वेश्चन बच गया था और उसका आंसर दिखाना रह गया था। वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। ये देखिए, टर्मिनल एक्सरसाइज बच गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। और ये रहा आंसर। सारे का आंसर दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Hello, dear student. So today let's start a new chapter, and the chapter name is History of Life on Earth. जीवन का इतिहास कैसा रहा है पृथ्वी पे, आज हम लोग इसमें यही पढ़ने वाले हैं. So let's start. It is a fascinating experience to look up at the sky on a clear night. तो जब भी हमारा जो आसमान है साफ होता है, इट मीन्स बादलों से रहित होता है. जब बादल नहीं होते आसमान में, तब हम लोग जब आसमान में देखते तो हम लोग को बहुत ही आश्चर्य होता है, अट्रैक्शन, हम लोग तारों की ओर अट्रैक्टिव होते हैं. हैव यू नॉट वंडर्ड व्हाइल लुकिंग अप व्हेन एंड हाउ आवर प्लैनेट अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस? जब आप लोग आसमान की ओर देख रहे होते हो तो क्या आप लोगों ने कभी नहीं सोचा है कि जो हमारा पृथ्वी है या फिर और भी जितने ग्रह हैं वो कैसे अस्तित्व में आए हैं, or how life began and such diverse forms of life that we see around have evolved. और जो जीवन की शुरुआत कैसे हुई है और जो हमारे जो जीवन की शुरुआत हुई है उनके में इतनी विविधता कैसे हो गई है. These are some of the mysteries that scientists have tried to answer. और अभी तक ये सब रहस्य बना हुआ है जिससे वैज्ञानिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसके उत्तर को. In this lesson, you shall learn how Earth was formed, about theories explaining origin and evolution of life forms on this planet. तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? अभी जो जीवन है उसके इतिहास के बारे में, उसके थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के बारे में कि हमारा जो लाइफ है वो कैसे उसका शुरुआत हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो लाइफ है उसका विकास इस पृथ्वी, इस प्लेनेट पे कैसे हुआ. द स्टोरी विल कंटिन्यू अप टू इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ. और ये जो कहानी है वो कहाँ तक कंटिन्यू करेगा? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ तक. फिजिकल कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ. अब हम लोग पुराने पृथ्वी के फिजिकल कंडीशंस को जानेंगे. द फिजिकल कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ वर नॉट कंजेनियल फॉर लाइफ. हमारे पृथ्वी जब बहुत साल पीछे हम अपने पृथ्वी की ओर जाएंगे तो हम लोग को ये उस टाइम था कि जो हम लोग का जो पृथ्वी था वो हमारे लाइफ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था. वो हमारे लाइफ के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था. The earth was extremely hot, a ball of hot gases. जो हमारी पृथ्वी थी बहुत एक गर्म गैस का एक बहुत बड़ा गोला था, गोला थी सॉरी. सोलर सिस्टम एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ. अब हम लोग सोलर सिस्टम और जो हमारा पृथ्वी है उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. द यूनिवर्स around us is so enormous that it is difficult even to imagine its dimension. हमारा जो ब्रह्मांड है वो इतना बड़ा है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा है. In a far corner of the Milky Way galaxy, one of the billions of galaxies comprising the universe, sits our solar system like a teeny sand particle on a vast sandy beach. हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी हमारा, और भी इसमें बहुत सारे गैलेक्सीज है हमारे ब्रह्मांड में, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो उस तरह लगता है जैसे कि एक सैंड पार्टिकल, बालू के कण के जैसा, जो एक बड़े से समुद्र के किनारे पे छोटे से बालू के कण के जैसा हम लोग का जो सोलर सिस्टम है वैसा दिखाई देता है. Within this system, Earth
The planet on which we live is one of the planets revolving around a medium-sized star we call the sun. हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और ये एक ऐसा ग्रह है जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है. Origin of life, when, where and how did life begin? तो हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई? So let's start the topic. There is a general belief that life on Earth must have originated not before 4.0 GY का फुल फॉर्म क्या होता है? Gigabyte year and not later than 3.5 gigabyte year ago. तो हम लोग को जो पृथ्वी के जो निवासी है उनका मानना क्या है कि जो हमारा पृथ्वी है उनका अस्तित्व में कब आना हुआ? 4.0 गीगाबाइट ईयर से लेकर 3.5 गीगाबाइट ईयर पहले. A more precise estimate is difficult to come up with since the earliest life did not leave any evidence in the form of fossils. हम लोगों को यह अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि जो हमारा पृथ्वी का जो अस्तित्व में आना हुआ वो एग्जैक्टली कब हुआ था और इसके अभी तक कोई सबूत भी नहीं है. Some fossils remains of living beings that once existed on Earth claim to be cyanobacteria Bruggen algae were found in Australia from rocks dated 3.5 GY, but cyanobacteria are fairly complex and advanced and therefore we may assume that life originated much earlier than 3.5 giga year. So for the present we accept that life originated nearly 3.8 giga year ago. अभी एक फॉसिल्स मिला ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गा के भी नाम से जाना जाता है, जो कि वहां पे रॉक में मिला था और उसका अनुमान है कि वो 3.5 गीगा ईयर पहले का वो फॉसिल है. लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स है वो बैक्टीरिया कि हम लोग अभी उससे श्योर नहीं है कि वो कितना पुराना है. हम लोग बस इतना मान के चल सकते हैं कि जो हम लोग का जो लाइफ का जो शुरुआत हुआ है वो 3.8 गीगा ईयर पहले हुआ था. One theory proposed by the British biologist J.B.S. Haldane and the Russian scientist A.I. Oparin suggests that life originated in the shallow seas where important organic compounds such as amino acids, the building blocks of life, were present in high concentration, forming a primordial soup, thus providing the necessary ingredients for emergence of life. तो हमारे एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे JBS हेल्डिंग और एक रशियन वैज्ञानिक थे AI ऑपेरिन. उन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो जीवन है उसकी शुरुआत समुद्र से हुई थी जहां पे एमिनो एसिड पाया जाता है और एमिनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो समुद्र है उसमें एमिनो एसिड बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है जो कि प्रिमोर्डियल सूप को फॉर्मेशन करता है, जो कि एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट होता है जीवन के शुरुआत के लिए. बट वेयर डिड दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कम फ्रॉम? लेकिन हमारे मन में यह भी क्वेश्चन है कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो आया कहाँ से? Haldane and Oparin suggested that in the reducing atmosphere, because of the absence of oxygen of the primitive Earth, they could have formed from inorganic substances which were washed down with torrential rains as earth cooled and formed a primordial soup in which life originated. तो उन्होंने क्या सुझाव दिया कि हमारे पहले जो पृथ्वी का शुरुआत हुआ था वो तो एक गैस का गोला था, तो उसमें उतनी ऑक्सीजन नहीं होती थी. जो ऑक्सीजन नहीं थी तो उस क्या हुआ उस टाइम? जो प्रिमोडियल सूप है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फॉर्म हुआ है, जो कि भारी बारिश के कारण पृथ्वी को ठंडा करने के बाद प्रिमोडियल सूप का फॉर्मेशन हुआ, जिससे हमारे लाइफ का शुरुआत हुआ था. Later, Stanley Miller and Harold Urey provided experimental support for this hypothesis. अब क्या था? ये जो परिकल्पना जो AI ऑपेरिन और हेल्डेन ने किया था उसको किन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो किया था? एक स्टैनली मिलर साइंटिस्ट थे और एक हैरोल्ड यूरे. उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया. Under laboratory conditions, they successfully produced amino acids by passing an electric charges, simulating lightning through a flask containing methane, ammonia and hydrogen in solution. तो उन्होंने क्या किया? लेबोरेटरी में गए और उन्होंने
इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया, एमिनो एसिड को इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू पास करवाया। उसके बाद एक फ्लास्क में उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सॉल्यूशन को। लुक एट द फिगर 20.1 ऑपरेन एंड हेल्डेंस एक्सपेरिमेंट। इस फिगर में आपको ऑपरेंस और हेल्डेंस का एक्सपेरिमेंट शो किया गया कि कैसे उन्होंने लेबोरेटरी में इस चीज को प्रूव किया था। On the deep sea floor of the oceans, there are sites which have vents or deep cracks through which extremely hot dissolved gases and minerals keep belching out like fountains from the Earth's interior. तो उन्होंने क्या देखा है कि शायद समुद्र की गहराइयों में कहीं ना कहीं कोई क्रैक होगा जिससे जो गैस है वो एक फाउंटेन की तरह बाहर आ रहा होगा. A special group of archaebacteria thrive near these vents as they are adapted to live at high temperature exceeding 100 degrees Celsius and hence their name hyperthermophiles and derive energy chemosynthetically from the hot gases. तो यह माना जाता है कि वहां पे एक स्पेशल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया रहते थे जिनका आर्किबैक्टीरिया नाम है. वो उस उतने हीट में रहते थे क्योंकि वो उनका जो रहने का कंफर्टेबिलिटी था वो 100 डिग्री सेल्सियस के पार था. वो इतनी गर्मी में रह सकते थे और वो जो अपना एनर्जी है वो केमोसिंथेसाइज करके हॉट गैस से प्राप्त करते थे. Evolutionarily, these microorganisms are very ancient and probably among the earliest living organisms on Earth. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही पुराना है और शायद सबसे पहला जीव जो कि पृथ्वी पे ओरिजिनेट हुआ था. दिस ऑब्जर्वेशन लेंड सपोर्ट टू द मोर रिसेंट हाइपोथेसिस दैट लाइफ इवॉल्व अराउंड सच हाइड्रोथर्मल वेंट्स इन द ओशियन. तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि जो लाइफ था वो बहुत ही सबसे पहले पानी में एग्जिस्ट किया और वो भी बहुत ज्यादा गर्मी में. Regardless of where life had begun, how life emerged is still a mystery. यह तो हमें पता चल गया कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, लेकिन अभी भी यह मिस्ट्री है कि जो रहस्य बना हुआ कि जो लाइफ है इसका इमर्जेंसन कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब इसका विस्तार कैसे स्टार्ट हो गया. Even if we assemble all the organic compounds essential for life, we simply cannot produce from them a living organism capable of growing, reproducing, and storing and passing on a hereditary map to its ऑफस्प्रिंग. अगर हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लाइफ के लिए जो एसेंशियल है उनको हम लोग प्रोड्यूस करें तो वो सब मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं बना सकते जो कि ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके या फिर एक हेरिडिटरी मैप जो कि अपने ऑफस्प्रिंग को वो पास करे, वो सब उनके पास कैपेबिलिटी नहीं हो सकती है. हाउ वाज इट पॉसिबल देन दैट लाइफ सडनली इमर्ज्ड इन अ सर्टेन प्रिमोर्डियल सूप ऑन द अर्थ 3.8 गीगा ईयर अगो. तो या फिर संभव कैसे हुआ कि ये प्रिमोर्डियल सूप से अचानक से लाइफ इमर्ज हो गया. Did life arise from that soup of organic compounds in single step or through a few intermediate stages? तो क्या जो लाइफ था वो प्रिमोडियल स्टेप से वो एक ही बार में बन गया या फिर बहुत सारे स्टेप उसमें लगे थे. Scientists are trying to understand the possible intermediate steps in the origin of life in the hope that one day in the near future they can produce in the laboratory a living form from basic organic molecules. तो हमारे जो वैज्ञानिक है वो अभी इस चीज को समझने के लिए पूरी कोशिश कर रहे और वो शायद भविष्य में एक लेबोरेटरी में शायद बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से को मिलाकर एक लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करने में सक्षम हो जाए. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, जीवन की विविधता. लाइफ ऑन अर्थ स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो पृथ्वी पर लाइफ स्टार्ट हुआ था वो पहले तो एक सिंपल यूनिसेलुलर के रूप में था. In course of time, these organisms evolved to utilize solar energy through chemical process called photosynthesis. उसके बाद जो ये ऑर्गेनिज्म है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर एक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से इसे कन्वर्ट कर लेते थे. फोटोसिंथेसिस आज भी होता है और वो पौधों में होता है जो कि सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं through the process called photosynthesis. You may recall that oxygen is released during this process. और आपको यह याद होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन किया जाता है. It is through the photosynthesis activity of the earliest autotrophs that oxygen built up gradually in the Earth's atmosphere, making it possible for complex heterotrophic organisms to evolve.
तो शायद यह भी संभव हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रॉब्लम में प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता था, उससे जो ऑर्गेनिज्म है उसी के कारण विकास धीरे धीरे करते आए हो। For a very long time, nearly 3 giga-year after the origin of life, Earth had no life forms other than prokaryote cells lacking nucleus comprised different groups of bacteria. फिर बहुत समय के बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे जब लाइफ का इमर्जेंस होने लगा, फिर भी वहां पे जो कैसे ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स में सेल्स था लेकिन उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था। There were neither plants nor animals. तब भी वहां पे ना ही कोई पौधे थे और ना ही कोई जानवर थे। Eukaryotic cells with nucleus probably appeared about a billion years ago, but life was mostly in the form of unicellular single-cell organism. शायद जब लाइफ का इमर्जेंस स्टार्ट हुआ तो भी उस टाइम जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूकैरियोटिक थे, जिनके सेल में न्यूक्लियस तैयार हो चुका था, लेकिन फिर भी वो यूनिसेलुलर ही थे, मीन्स जिनके पास सिंगल सेल हो। Then suddenly, about 600 million years ago, in a geological period called Cambrian, there was a great, almost explosive diversification of life into multicellular organisms with a variety of body plans and lifestyles of all those invertebrates and higher plant groups that you are familiar with. Biologists call this period the Cambrian explosion. फिर क्या हो कि अचानक से 600 मिलियन साल पहले एक जियोलॉजिकल पीरियड आया जिसे कैम्ब्रियन नाम गया। वहां पे बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोट कैसा हुआ, तो लाइफ का डाइवर्सिफिकेशन होने लगा। वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे वो धीरे धीरे उनका जो बॉडी प्लान्स है, जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होने लगा। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चेंज होने लगे और ये जो पीरियड है उसे बायोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। See this box carefully, box 1 the geological time scale। इसमें आपको पूरा अच्छे से शो करके दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था। इस बॉक्स को आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट में यहाँ पे जो एरा है वो 4 एरा में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, सेनाजोइक, मेसोजोइक, पैलेजोइक एंड प्री कैम्ब्रियन। इसके बाद इसमें पीरियड दिखाया गया है, क्वेटिनरी, फिर इसका सेकंड सेनोजोइक में ही टेरिटरी, फिर मेसोजोइक में है क्रेटासियस, जुरासिक, ट्रियासिक, फिर पैलेजोइक में भी बहुत सारे पीरियड्स को डिवाइड किया गया है, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलूरियन, ऑर्डोविशियन एंड कैम्ब्रियन। इसके बाद इस बॉक्स में एपोच दिया गया है जिसमें जो टाइमिंग दिया हुआ है कि वो कब हुआ था, जैसे कि ये क्वारंट्री वो रिसेंट का है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स के बारे में पूरा दिया गया है। और इस बॉक्स में किस एज में कौन सा मेजर इवेंट हुआ था वो दिखाया गया है। आइस एज के बारे में बताया गया है, इसका ओरिजिन ऑफ मोस्ट मैमलियन ऑर्डर्स, ये सारा चीज बॉक्स में बताया गया है। आप लोग इस बॉक्स को ध्यान से देख लेना। Fossils, the remains of plants, animals, and lower living beings provide evidence for the sequence in which different kinds of living organisms came to exist on Earth. तो फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स किसको बोलते हैं, तो कोई भी जो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है या फिर लोअर लिविंग है उसके जो बचे हुए भाग जो बच जाते हैं, मतलब मरने के बाद उसे क्या बोलेंगे, बहुत सालों के बाद वो फॉसिल्स में बन जाते हैं। और ये एविडेंस है, एक प्रूफ बन गया है जो कि कैसे कैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे अर्थ पे एग्जिस्टेंस में आए। व्हेन अ फॉसिल इज कलेक्टेड द एज ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक इन विच दैट इट इज फाउंड is determined, and that age is generally taken as the time in Earth's history when the particular animal lived। जब फॉसिल्स को सबको इकट्ठा किया गया सेडिमेंट्री रॉक से, तो क्या पाया गया कि जो एज है किसी का भी, हमारे जो अर्थ का जो एज का इतिहास है उम्र का, तो क्या है कि हमको उससे यह पता चला कि जो भी जानवर या फिर पौधे हैं उनका जो रहने का तरीका कैसा था, वो कैसे रहते थे। Paleontologists, scientists who study fossils, are able to reconstruct the history of life on Earth from the fossils collected in sedimentary rocks of different ages। पैलेंटोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक फॉसिल के बारे में स्टडी करे उसे पैलेंटोलॉजिस्ट बोला जाता है। वो फॉसिल के थ्रू लाइफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ को क्रिएट करने में सक्षम होते हैं।
कोई भी एज का अगर उनको फॉसिल मिल जाए तो वो किसी भी एज के लाइफ को पृथ्वी पे रिकंस्ट्रक्ट करने में सक्षम है। जैसे कि they clearly show that species and higher taxonomic groups like angiosperm, insects and birds evolved gradually। उन्होंने पहले ही दिखा चुका है कि जो एंजियोस्पर्म से या इंसेक्ट से या बर्ड्स से उनका जो इवोल्यूशन है वो कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे होता रहा। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ रिजल्टेड फ्रॉम इवोल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशन से जीवन का विकास कैसे हुआ। When we explore nature, we observe that there is so much diversity of microbes, plants and animals in the biosphere of our planet। जब हम अपने प्रकृति को एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देगा कि जितने भी माइक्रोब्स या पौधे या फिर एनिमल्स है बायोस्फीयर में हमारे ग्रह में, वो सब के अंदर बहुत ही ज्यादा विविधता है। मेनी एनिमल एंड प्लांट शेयर कॉमन फीचर्स। बहुत सारे ऐसे जानवर या पौधे वो अपने फीचर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वी ह्यूमंस आर सिमिलर टू रैट्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स इन पोजेसिंग हेयर एंड मेमोरी ग्लैंड्स। तो हम लोग जो इंसान है वो चूहों, घोड़ों और हाथियों, बाघ ये सब से सिमिलर है। कैसे? तो हम लोग के पास भी है, उन लोग के पास भी, हम लोग के पास भी मेमोरी ग्लैंड है, उन लोग के पास भी है। फर्दर वी शेयर फीचर्स लाइक वर्टिब्रल कॉलम विथ बर्ड्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स एंड फिशेस। हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी अपना दूसरे जीवों के साथ शेयर करते हैं। इनफैक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इंक्लूडिंग डीएनए, द हेरिडिटरी मॉलिक्यूल। और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम लोग का मिलता जुलता है। जैसे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपना डीएनए होता है, उनका अपना हेरिडिटरी मॉलिक्यूल होता है। There is so much variations even among individuals of the same species और सेम प्रजाति का जो इंडिविजुअल होता है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी पाए जाते हैं। यू कैन इजिली नोटिस दैट ऑल योर क्लासमेट्स आर नॉट अलाइक, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फीचर्स लाइक हाइट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो आप इस चीज को नोटिस कैसे कर सकते हो? आप लोग जब क्लास में पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे आपके क्लासमेट्स होंगे, तो आप लोग क्या देखोगे कि उनका जो हाइट है वो आपसे मिलता जुलता नहीं है, जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन है, उनका जो स्किन का कलर पिगमेंटेशन है वो भी एक दूसरे से अलग है। Likewise, individuals in a school of fish, tomato plants, in a vegetable garden, Aedes mosquitoes in a water tank, they also variation in some feature or the other। उसी तरह जैसे कि मछली हो गए या फिर टमाटर के पौधे हो गए वेजिटेबल गार्डन में, या फिर जो मच्छर है जिन एडिस मॉस्किटो जो कि पानी की टंकी पे पाए जाते हैं, या ये सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखने को मिलते हैं। These three observations lead us to ask important questions। How and why did such huge diversity of life forms arise? तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे कि ये जो वेरिएशन है, जो हाइट, ये जो डाइवर्सिटी है वो लाइफ का, वो कैसे इतना ह्यूज मतलब बड़ा कैसे हो रहा है, अलग कैसे हो रहा है। वर द डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ आवर हिस्ट्री और डिड दे अराइज ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या ये जो डाइवर्सिटी है लाइफ का, क्या वो बिगिनिंग से है या फिर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम टू टाइम पीरियड टू पीरियड चेंज होते रहा है। Why do even remotely related organisms have so many features in common? Is it possible because they all came from a single ancestor? तो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो फीचर्स इतने कॉमन कैसे है? क्या वे सब लोग एक ही सिंगल एंसेस्टर से बने हैं? Why is there so much variation with any single species? और इसके बावजूद भी एक स्पेसीज हम लोग, एक तरफ तो हम लोग अपना कुछ फीचर शेयर कर रहे हैं और एक तरफ क्या है कि हम लोग को खुद के स्पेसीज में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, साइलेंट फीचर्स। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई के एग्जाम हो या फिर एनआईएस का एग्जाम है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Darwin made important observations and drew inferences from them, which helped him in developing his theory of evolution। एक डार्विन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सर्च किया था, खोजा था, और उन्होंने क्या अपना एक आइडिया डेवलप किया था इवोल्यूशन के बारे में। The commonness of many features from anatomical to molecular is a clear indication that all organisms evolved from a common ancestor। उनका मानना क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। डार्विन concluded that living forms were not created but evolved by descent with modification from ancestors form going back all the way to the earliest life more than 3.5 billion years ago। तो उनका ये भी मानना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है, उनका जो इवोल्यूशन हुआ है वो सेम एंसेस्टर से हुआ था, और वो भी कब 3.5 बिलियन ईयर्स पहले।
Darwin's next question that needed an answer was, what is the mechanism by which the origin of species by descent with modification could take place? तो डार्विन का यहाँ पे एक क्वेश्चन भी रहा है कि ऑर्गेनिज्म के मॉडिफिकेशन का क्या मैकेनिज्म रहा है. Darwin suggested two very important points with regard to evolution. डार्विन ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट सुझाया है इवोल्यूशन को लेकर के. फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग बींग्स आर रिलेटेड थ्रू एंसेस्ट्री. उन्होंने क्या बताया कि जितने भी लिविंग बींग्स है वो एंसेस्ट्री से रिलेटेड है. द मैकेनिज्म विच कॉज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम एंसेस्टर इज नेचुरल सिलेक्शन. और उन्होंने एक नेचुरल सिलेक्शन भी एक पॉइंट बताया जिसमें क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है एंसेस्ट्री के थ्रू हुआ है और वो एक नेचुरल सिलेक्शन फेनोमेनन के तहत यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. Darwin made 4-point observation on his travel on the ship HMS Beagle. जब वो शिप HMS Beagle पे ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने 4 पॉइंट बनाया था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को लेकर के. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, all organisms tend to produce more offsprings that can possibly survive. Example, only a few frogs egg survive and become frogs. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग दे सकते हैं लेकिन वही सर्वाइव करेगा जो कि हेल्दी होगा. जैसे कि जो फ्रॉग है उसने बहुत सारे अंडे दिए बट उसमें जो हेल्दी फ्रॉग के एग रहेंगे वही सर्वाइव करेंगे. इनफैक्ट पॉपुलेशन नंबर टेंड्स टू रिमेन फेयरली कांस्टेंट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो जितने भी पॉपुलेशन नंबर है उन्होंने बहुत सारे फ्रॉग्स जो है वो अंडे दे दिए लेकिन उसमें से वही सर्वाइव करेंगे जो कि हेल्दी होंगे. तो इससे जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रहेगा इवन लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए भी. Also, organisms in a species show wide variation in characteristics. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी प्रजाति के वो बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक में. सम ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड एंड सो पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. और उसमें जो वेरिएशंस होते हैं वो शायद इनहेरिटेड होते हैं. इनहेरिटेड मीन्स कि अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हुए चले आ रहे हो और वो उनके नेक्स्ट जनरेशन तक भी वो वेरिएशन जाएगा. फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ऑब्जर्वेशन डार्विन मेड दिस टू फॉलोइंग डिडक्शंस. तो उन्होंने जो ऊपर जो पॉइंट बताया था ऑब्जर्वेशन करके उसमें से उन्होंने दो मेन पॉइंट को निकाला था. Since most offspring do not survive, all organisms must be going through a struggle for survival, being eaten, suffering from disease and competition. The struggle for existence caused large number of individuals to die. क्या है कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जन्म ले लिए लेकिन उसमें से वही जीवित रहेंगे जो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर सके. या फिर क्या होता है कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग होते हैं किसी के बच्चे तो दूसरे के द्वारा खा लिए जाते हैं या फिर कोई बीमारी से जूझ रहे होते हैं या फिर किसी उनके पास लाइफ के लिए कंपटीशन होता है. जो ये सब स्ट्रगल से बच जाए तो वही इंडिविजुअल जीवित रह सकते हैं नहीं तो फिर वो मर जाएंगे. The one who have characteristics that allow them to survive and reproduce better, that is possess most useful adaptation for surviving in the environment, will pass on the characteristics to their offspring. तब क्या है कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है इन सबका सर्वाइव और रिप्रोडक्शन का वो क्या होगा कि धीरे धीरे जो उनका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते जाएंगे. इन अदर वर्ड्स नेचर सेलेक्ट्स द फिटेस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन. तो हम लोग इसको अदर वर्ड में भी कह सकते हैं कि जो इन नेचर है वो उसी इंडिविजुअल को चूज करता है जीवित रहने के लिए जो कि फिटेस्ट होगा फिट होगा रहने के लिए. नेचुरल सिलेक्शन इज द सेम एज द फेमस फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉइन बाय हर्बर्ट स्पेंसर. तो एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कि हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कॉइन किया गया है बताया गया है. तो ये चीज वैसे ही है जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने बताया था. Organisms with slightly less survival value with probably perish first, leaving the fittest to pass on their genes to the next generation. अब बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से वही सर्वाइव करेंगे जो कि फिट होंगे और उनका जो जीन्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो पाएगा. To sum up, therefore, the best adapted individuals were selected by nature to survive and leave offspring for the next generation. Darwin called this mechanism natural selection. तो उन्होंने पहले तो जितना भी एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन से लेके जो भी चीजें बताई ऑफस्प्रिंग के बारे में कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक उनका जो जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन तक पास होता है, इस चीज को डार्विन ने क्या बताया, मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इन डार्विन्स टाइम it could not be demonstrated that natural selection was the mechanism by which organisms evolved, but later scientists were able to find support for Darwin's theory in nature as well as in laboratory experiments. तो जो डार्विन उस टाइम में खुद का जो अपना पॉइंट दिए थे वो उस टाइम कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था, लेकिन उनके बाद बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए और
इसमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को शो किया था। Although Darwin talked about heritable variation, he did not know exactly how heritable characters arose and were passed on from one generation to another. जो डार्विन थे उन्होंने हेरिटेबल वेरिएशंस के बारे में तो बताया, लेकिन वो एग्जैक्टली ये नहीं जानते थे कि जो हेरिटेबल कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कैसे होता है। दिस इज बिकॉज डार्विन वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स डेवलप्ड बाय मेंडल अ फ्यू इयर्स बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो वो इसलिए नहीं जान पाते थे क्योंकि एक मेंडल एक साइंटिस्ट उनके बाद आया जिन्होंने एक बुक पब्लिश किया था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्होंने दिखाया था कि अपने थ्योरी में उन्होंने दिखाया था मेंडलियन जेनेटिक्स। तो वो तो जानते नहीं थे, तो उनको ये चीज नहीं पता था कि जो कैरेक्टर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कैसे होता है। Incorporation of Mendelian genetics into Darwinian theory later by evolutionary biologists led to the emergence of Neo-Darwinism. Further refinements in the light of advances in population genetics and other areas of biology led to the modern synthetic theory of evolution. It is to Darwin's credit that his basic theory of evolution by natural selection finds support even in the most recent developments in molecular biology. तो यहाँ पे डार्विन के सपोर्ट में मेंडल आए थे और मेंडल ने अपना एक थ्योरी दिया था मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें बताया गया था कि कैसे जो हेरिडिट्री है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक पास होता है। आप इस बॉक्स में देख सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का कैसे एक नेचुरल सिलेक्शन फेनोमेना यहाँ पे हो रहा है। तो आप इस बॉक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। द नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हम लोग इसमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लेवल के बारे में पढ़ेंगे। With progress in various fields of biology, the theory of evolution by natural selection became more and more acceptable. तो जैसे जैसे बायोलॉजी की फील्ड में प्रोग्रेस होते गए वैसे वैसे नेचुरल सिलेक्शन हम लोग स्वीकार करते चले गए। This unit of evolution in the modern synthetic theory of evolution is the population. It is the population which evolves and not the individual. Variation occurs at the genetic level through mutation and sexual reproduction in the gene pool of the population. Gene pool means all the different genes in a population of individual. Natural selection causes greater reproduction of the variant genes having adaptive advantage. तो आज की इवोल्यूशन में इवोल्यूशन का यूनिट क्या है? तो ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कैसे है? तो ये जो पॉपुलेशन सिर्फ इंडिविजुअल को इवॉल्व नहीं करता, वो सारे जीवों को इन्वॉल्व करता है। तो जितने भी जेनेटिक लेवल के जो उसमें जो म्यूटेशन होता है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जीन पूल को लेके, तो उससे एक पॉपुलेशन का निर्माण होता है। अब जीन पूल का मतलब क्या होता है कि जितने भी जीन्स होते हैं पॉपुलेशन के इंडिविजुअल में, और नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो रिप्रोड्यूस करवाता है जीन्स को लेकर, उसको ट्रांसफर करवाता है, और ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। Evolution at the level of the hereditary material or genes, that is the gene pool of a population, is termed microevolution. तो यहाँ पे इवोल्यूशन में दो तरह का हुआ है, एक माइक्रो इवोल्यूशन एक मैक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन क्या है कि जो इवोल्यूशन है वो हेरिडिटरी लेवल पे बहुत ही छोटे पैमाने पे, और पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज डिफर ड्यू टू माइक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन इज द इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एट द लेवल ऑफ स्पीसीज एंड जेनरा। देखिए माइक्रो इवोल्यूशन एक ऐसा इवोल्यूशन है जो छोटा स्केल पे, और जो मैक्रो इवोल्यूशन है ऐसा इवोल्यूशन है जो कि बड़े स्केल पे किया गया है, ये स्पीसीज और जेनरा को इंक्लूड करते हुए। एग्जाम्पल में हो गया डायनासोरस इवॉल्व एज रनर्स, फ्लायर्स, स्विमर्स ड्यू टू मैक्रो इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन। तो जो डायनासोर का जो इवोल्यूशन हुआ था वो एक रनर के रूप में हुआ था, फ्लायर्स मतलब उड़ने वाले के रूप में हुआ था, फिर एक स्विमर भी था। तो ये सब जो इवोल्यूशन होता है किसके कारण हुआ था? मैक्रो इवोल्यूशन के कारण, ना कि माइक्रो इवोल्यूशन के कारण। मेजर इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब लोग हम देखेंगे कि इतिहास में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए थे। एज वी मेंशन्ड अर्लियर, ऑल द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी ऑन अर्थ हाउ इवॉल्व ओनली ग्रेजुअली। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोग का जो जीवन है उसका पृथ्वी पे उसका शुरुआत कैसे हुआ था, वो ग्रेजुअली हुआ था, धीरे धीरे हुआ था, या फिर अचानक से एक्सप्लोज करके हुआ था। रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ जियोलॉजिकल डाटा एंड डिटेल स्टडी ऑफ द फॉसिल्स found in them have in reading important chapters in the history of life on Earth since its origin 4.5 billion years ago. Geologists have given names to different periods of this history. तो क्या है कि पहले तो ये जो पीरियड आता है मानव के इतिहास मतलब जीवों के इतिहास के बारे में,
तो इसके बहुत सारे नाम पढ़ते गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने इसे पीरियड्स के रूप में डिवाइड कर दिया और इसे अलग अलग नाम देना स्टार्ट कर दिया। यू मे रिकॉल दैट माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स वर द एक्सक्लूसिव लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ फॉर नियरली 3 बिलियन ईयर्स। तो आप लोगों को तो याद होगा कि हम लोग पहले माइक्रोस्कोपिक पढ़े थे, जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, फिर यूनिसेलुलर पढ़े थे और प्रोकैरियोट पढ़े थे, यूकैरियोट पढ़े थे, फिर उसमें भी कि यूकैरियोट के बाद फिर हम लोग ऐसा पढ़े थे कि जिसमें सेल के साथ न्यूक्लियस भी बनने लगा था। Dinosaurs ruled the earth for nearly 150 million years and become extinct 65 million years ago. जो डायनासोर था वो पृथ्वी पे 150 मिलियन साल तक रहा और 65 मिलियन साल पहले गायब हो गया। Recall from subsection 20.2.3 the appearance of eukaryotes and the Cambrian explosion. If you could have traveled 200 million years back in the Earth's history, you would have found neither birds nor flowering plants anywhere on Earth. अब जब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जब हुआ था उससे याद कीजिए उस सेक्शन में 20.2.3। उसके बाद क्या हुआ था कि अगर आप उससे भी पीछे जाओगे 200 साल पहले तो उस टाइम के जो पृथ्वी का इतिहास है वहां पे नहीं आपको कोई चिड़ियों मिलेगी, ना कोई प्लांट मिलेगा, ना कोई फूल मिलेंगे, कहीं भी नहीं पृथ्वी पे। व्हेन डिड वी ह्यूमंस अराइव ऑन दिस प्लैनेट? तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन मन में उठता है कि जो ह्यूमंस थे वो पृथ्वी पे कब अराइव किया, कब उनका आना स्टार्ट हुआ? जस्ट 2 मिलियन ईयर्स बैक। तो जो ह्यूमन था उनका जो पृथ्वी पे एग्जिस्टेंस कब से स्टार्ट हुआ? 2 मिलियन साल पहले से। इफ यू कंसीडर द 24 आवर्स जियोलॉजिकल क्लॉक विथ द origin of life set at midnight, we can say that humans have come on this planet just less than a minute ago. अगर आप लोग जियोलॉजिकल क्लॉक को देखिएगा तो आपको क्या मिडनाइट में तो आपको क्या दिखेगा कि जो ह्यूमंस है जो कि जस्ट 1 मिनट पहले पृथ्वी पे मतलब ग्रह पे एग्जिस्टेंस में आया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। अब हम लोग ह्यूमन के इवोल्यूशन के स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन के भी इवोल्यूशन का स्टेज भी बहुत अलग अलग रहा है, इसे हम लोग इसे यहाँ पे पढ़ते हैं। व्हेन ह्यूमन evolution began, forests had dwindled because of glaciation, ice age. Much of the land surface was, however, still covered by forests. The common ancestors of apes and humans had to come down from trees where they lived and walk on the ground using all four limbs. Recent molecular studies have shown that from common ancestor evolution of apes, chimpanzee, gorilla, gibbon, and orangutan and that of humans diverged about 6 million years ago. तो human का evolution कैसे होना start हो गया कि जितने भी ह्यूमन से वो जिनके कॉमन एंसेस्टर्स थे, जैसे कि हो गए उनके चिंपैंजी हो गए, गोरिल्ला, गिबन हो गए, ये सब पेड़ों पे रहते थे। अब ये पेड़ पे से उतर के धरती पे आए और इन्होंने अपने चारों पैरों से चलना स्टार्ट किया। और ये सब स्टार्ट कब हुआ? 6 मिलियन ईयर्स पहले। द ट्रेंड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आर टुवर्ड्स bipedal giant और वर्किंग ऑन टू लेग्स एंड acquiring a large brain। तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन का दो ही ट्रेंड था, पहला था कि उनके पास चलने के लिए 2 पैर हो और उसके बाद उनके पास एक सोचने के लिए बड़ा सा ब्रेन हो। Fossil history reveals that human evolution began approximately 1.5 to 2 million years ago। जो फॉसिल का हिस्ट्री है वो क्या खुलासा करता है कि जो ह्यूमन है उनका जो इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है वो 1.5 मिलियन से लेके 2 मिलियन साल पहले का। Australopithecus is deemed to be the first human-like ancestor। जो Australopithecus है वो फर्स्ट ह्यूमन माना जाता है हमारे एंसेस्टर से। Fossils of an Australopithecine named Lucy has been found in African rock deposits। तो जो Australopithecines थे इनके जो एक फॉसिल्स का नाम लूसी है वो अफ्रीकन रॉक डिपॉजिट्स में पाए गए थे। Thereafter fossil of Homo erectus which walked on two legs were under earth from many parts of the world। उसके बाद होमो इरेक्टस है जो कि 2 पैर पे चलना स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट इवॉल्व वाज निंडेर्टल मैन एंड क्रोमैंगन मैन। उसके बाद फिर 2 और मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, वो किस नाम से जाने गए? निंडेर्टल मैन और एक क्रोमैगन मैन। इसके बाद दे वर बोथ होमो सैपियंस, तो उनका भी वही साइंटिफिक नेम था होमो सैपियंस। मॉडर्न मैन होमो सैपियंस, sapiens meaning the wise one evolved about 50,000 years ago। Since then, biological evolution of humans has perhaps not occurred, but vast steps of cultural evolution has made humans stand on the moon। अब क्या कि जो पहले के ह्यूमंस थे उनका जो होमो सैपियंस नाम पड़ा, होमो सैपियंस का मतलब है कि बुद्धिमान इंसान। उसके बाद शायद जो 50,000 साल पहले तक उनका इवोल्यूशन था, अब उनके बाद उसका इवोल्यूशन रुक गया, लेकिन उनका धीरे धीरे कुछ अलग स्टेप्स में कल्चरल इवोल्यूशन हुआ जो कि
मनुष्य अस्तित्व में आए। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है कि कैसे यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस शोइंग एंसेस्टर कॉमन टू एप्स एंड ह्यूमंस। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है कि ह्यूमन का जो इवोल्यूशन हुआ है एंसेस्टर एप्स और ह्यूमन से कैसे हुआ है। तो इस फिगर को आप लोग देख के याद कर सकते हो। वेल ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। जहाँ भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अपने प्रॉब्लम को और हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और सारे क्वेश्चन बनाते रहिएगा, जो नहीं आता है वो पूछ लीजिएगा कमेंट में। जितना भी इंटेक्स क्वेश्चन है, टर्मिनल क्वेश्चन है, सब बनाने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फिर आंसर देख लीजिएगा और उससे मिलाइएगा कि आप कहाँ पे सही थे और कहाँ पे गलत है। और हम लोग कल शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सेल एंड टिश्यूज। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। इस पे भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। और हाँ, बीच-बीच में जितना भी ये बॉक्स छूट गया है, उसे भी आप समझने की कोशिश कीजिए और खुद से पहले समझिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो रहा है, तो फिर उसके बारे में भी अपना प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डालें और हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।